जय हिंद। फाइनेंस वाले मित्र YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। और हाँ, अगर कोई सुझाव हो तो वो भी लिखिए। चलिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी आपके दरवाजे पर है और आपसे आपकी नागरिकता का सबूत मांग रहे हैं। आप तुरंत अपना आधार कार्ड दिखाते हैं, फिर शायद वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास है सब एक के बाद एक सामने रख देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये दस्तावेज आपकी नागरिकता का 100% या अंतिम प्रमाण नहीं है? और यहीं पर ये पूरी बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सुनना शायद काफी लोगों के लिए चौंकाने वाला होगा। हम तो यही मानकर चलते हैं कि भाई ये कार्ड्स ही सब कुछ है। तो चलिए आज इसी विषय की गहराई में उतरते हैं। हम समझेंगे कि पहचान और नागरिकता में क्या अंतर है, कौन से दस्तावेज सिर्फ एक सहायक भूमिका में हैं और कौन से दस्तावेज नागरिकता का ठोस और अंतिम प्रमाण माने जाते हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले उस बुनियादी अंतर को समझना होगा। पहचान यानी आइडेंटिटी और नागरिकता यानी सिटीजनशिप, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये आपकी पहचान बताते हैं। ये साबित करते हैं कि आप वो व्यक्ति हैं जो आप होने का दावा कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से आप कौन है का जवाब देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन नागरिकता इससे कहीं बढ़कर है। ये कानूनी दर्जा है, एक लीगल स्टेटस जो आपको एक देश से जोड़ता है और उसके साथ आपको कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य भी देता है। तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कानूनी अंतर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे बटुए में रखे कई कार्ड हमारी पहचान तो बताते हैं पर हमारी नागरिकता की गारंटी नहीं देते। तो चलिए एक एक करके इन दस्तावेजों को देखते हैं। सबसे पहले आधार कार्ड पर आते हैं, क्योंकि आजकल शायद सबसे जरूरी यही माना जाता है। हाँ, और आधार को लेकर तो कानून की स्थिति बिल्कुल साफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार, जैसे कि पुट्टुस्वामी मामले में और हाल ही में बिहार के एक केस में भी, ये स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? सरकार ने आधार को हर चीज से जोड़ने पर इतना जोर दिया, बैंक खाते, फोन नंबर, तो फिर नागरिकता जैसे सबसे महत्वपूर्ण मामले में इसे इतना कमजोर क्यों माना जाता है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक आधार कानून के उसके मूल उद्देश्य में ही छिपा है। आधार अधिनियम 2016 की धारा 9 साफ साफ कहती है कि आधार होना नागरिकता का सबूत नहीं है। देखिए, आधार को भारत के निवासियों यानी रेजिडेंट्स के लिए बनाया गया था, नागरिकों यानी सिटीजन्स के लिए नहीं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, इसका मुख्य उद्देश्य था कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। एक विदेशी व्यक्ति भी जो भारत में एक निश्चित समय से ज्यादा रह रहा हो, वो भी आधार कार्ड बनवा सकता है। इसीलिए ये नागरिकता कैसे साबित कर सकता है? ये सिर्फ एक सहायक दस्तावेज है। समझ गया। तो इसका डिजाइन ही नागरिकता के लिए नहीं था। ठीक है, तो आधार को साइड में रखते हैं। अब उस दस्तावेज पर आते हैं जिससे नागरिकता का सीधा कनेक्शन लगता है, वोटर आईडी कार्ड। लॉजिक तो सीधा है। अगर देश मुझे अपनी सरकार चुनने का अधिकार दे रहा है तो ये मेरी नागरिकता की पुष्टि तो कर ही रहा है ना। आपका लॉजिक आम समझ के हिसाब से बिल्कुल सही है और ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं। वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का एक बहुत मजबूत संकेत है, नो डाउट। लेकिन कानून की नजर में ये भी अंतिम प्रमाण या कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। अच्छा जी, इसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत मतदान के उद्देश्य से पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कानून ये मानकर चलता है कि मतदान सूची में गलतियां हो सकती हैं, किसी का नाम गलती से भी शामिल हो सकता है। इसलिए अगर नागरिकता को चैलेंज किया जाए तो सिर्फ वोटर आईडी दिखाना काफी नहीं होगा। यानी कि ये एक मजबूत सबूत है, पर ऐसा नहीं जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया जाए। अब आते हैं उस दस्तावेज पर जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है, पासपोर्ट। इसको बनवाने का प्रोसेस कितना सख्त होता है। पुलिस वेरिफिकेशन, कई दस्तावेजों की जांच। ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जो पूरी दुनिया को बताता है कि आप भारत के नागरिक हैं। कानून इसे अंतिम शब्द क्यों नहीं मानता? ये वाकई एक बहुत अच्छा सवाल है और पासपोर्ट निश्चित रूप से नागरिकता का एक बहुत वजनदार सबूत है। लेकिन कानून इसे कंक्लूसिव प्रूफ यानी अंतिम प्रमाण नहीं बल्कि प्रिजम्प्टिव प्रूफ यानी प्रारंभिक साक्ष्य मानता है। बॉम्बे और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसलों में भी यही बात कही गई है। इन दोनों में क्या फर्क है, कंक्लूसिव और प्रिजम्प्टिव? ये थोड़ा समझाएंगे? जरूर।
प्रिजम्प्टिव प्रूफ का मतलब है कि अदालत पहली नजर में उसे सच मान लेगी, लेकिन इसे चुनौती दी जा सकती है। ओके। मतलब अगर कोई ये साबित कर दे कि पासपोर्ट धोखाधड़ी से या गलत जानकारी देकर बनवाया गया था, तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। कानून हमेशा एक वर्स्ट केस सिनेरियो को ध्यान में रखकर चलता है। समझ गया। तो एक दरवाजा खुला रखा गया है कि इसे चैलेंज किया जा सकता है। बिल्कुल, ये कानूनी सावधानी और आम धारणा के बीच का एक क्लासिक उदाहरण है। तो अगर ये तीनों बड़े दस्तावेज, आधार, वोटर आईडी और पासपोर्ट भी फाइनल अथॉरिटी नहीं है, तो फिर क्या है? अगर किसी को अपनी नागरिकता पर उठ रहे सवाल का निर्णायक जवाब देना हो, तो वो कौन से दस्तावेज हैं जिन पर कानूनी तौर पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है? यहाँ हम उन दस्तावेजों पर आते हैं जिन्हें कानून निर्णायक सबूत के तौर पर देखता है। इनमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है जन्म प्रमाण पत्र, यानी बर्थ सर्टिफिकेट, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी नागरिकता जन्म के आधार पर है। और इसमें भी कोई शर्त होगी? हाँ, शर्त यह है कि ये किसी सक्षम प्राधिकारी जैसे नगर निगम या पंचायत द्वारा जारी किया गया हो। जन्म प्रमाण पत्र के अलावा और क्या है? मैंने सुना है कि स्कूल के दस्तावेज भी बहुत मायने रखते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है। स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मतलब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसमें जन्म तिथि और जन्म स्थान का जिक्र हो, एक और बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। अच्छा। हाँ, इसकी अहमियत आप इस बात से समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के एक मामले में किसी व्यक्ति की उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड पर नहीं, बल्कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर भरोसा किया था। वाह, ये तो दिलचस्प है कि एक स्कूल का दस्तावेज आज के डिजिटल युग के आधार कार्ड से ज्यादा वजन रख सकता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि न्यायपालिका इन पुराने बुनियादी दस्तावेजों को कितना महत्व देती है। ठीक है, और उन लोगों का क्या जो जन्म से भारत के नागरिक नहीं है लेकिन बाद में बने हैं? उनके लिए क्या सबूत है? उनके लिए एक बहुत ही स्पष्ट और निर्णायक दस्तावेज है। जो लोग रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशन के जरिए भारत के नागरिक बनते हैं, उन्हें गृह मंत्रालय द्वारा एक नागरिकता प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप जारी किया जाता है, और वो दस्तावेज नागरिकता का अंतिम और अकाट्य प्रमाण होता है। उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो अब ये तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। मतलब कौन सा दस्तावेज चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है कि किसी व्यक्ति को नागरिकता मिली कैसे है। और नागरिकता अधिनियम 1955 में इसके 5 अलग अलग रास्ते बताए गए हैं, है ना? जी बिल्कुल, और इन पर बात करना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये भारत की कहानी का एक हिस्सा है कि समय के साथ भारतीय होने की परिभाषा कैसे बदली है। सही कहा। तो सबसे आम तरीका तो जन्म से ही होगा। हाँ, पहला और सबसे आम तरीका है जन्म से नागरिकता, बाय बर्थ। लेकिन यहाँ एक पेच है। इसके नियम समय के साथ 3 बार बदले हैं, इसलिए किसी व्यक्ति पर कौन सा नियम लागू होगा ये उसकी जन्म तिथि पर निर्भर करता है। अच्छा, तो मेरा जन्म किस साल में हुआ, इससे तय होगा कि मेरे लिए नागरिकता का नियम क्या था। ये तो बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। चलिए इन 3 दौर को समझते हैं। पहला दौर है 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक का। इस दौरान भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक बन जाता था, भले ही उसके माता पिता किसी भी देश के नागरिक हो। इसे कहते हैं धरती का कानून या जस सॉली। 1 मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि उस दौर में अगर कोई विदेशी टूरिस्ट भारत आता और यहाँ उनके बच्चे का जन्म हो जाता, तो वो बच्चा तकनीकी रूप से भारतीय नागरिक होता। हाँ, सिद्धांत रूप में यही मतलब था। और इसी तरह की चिंताओं की वजह से 1 जुलाई 1987 को नियमों में बदलाव किया गया। ये दूसरा दौर शुरू हुआ। इस नए नियम के अनुसार भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए ये भी जरूरी था कि जन्म के समय उसके माता पिता में से कम कोई एक भारत का नागरिक हो। तो यहाँ मिट्टी के साथ साथ खून का रिश्ता यानी पेरेंटल लिंक भी जोड़ दिया गया। और फिर 2004 में इसे और भी सख्त कर दिया गया। इस तीसरे बदलाव के पीछे क्या सोच थी? 3 दिसंबर 2004 के बाद नियम और कड़े हो गए हैं। इस तारीख के बाद भारत में जन्मे किसी व्यक्ति को नागरिकता तभी मिलेगी जब या तो उसके दोनों माता पिता भारतीय हों या फिर एक माता पिता भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी न हो। अच्छा, ये बदलाव मुख्य रूप से अवैध अप्रवासन को रोकने और नियमों को और स्पष्ट करने के लिए किया गया था। ये तो सिर्फ जन्म से नागरिकता की कहानी हुई। बाकी 4 तरीके कौन से हैं? संक्षेप में। दूसरा तरीका है वंश से, यानी बाय डिसेंट।
ये उन लोगों पर लागू होता है जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ है, लेकिन जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक था। ठीक है, ये तो समझ आता है। इसके लिए बस जरूरी है कि उनके जन्म का रजिस्ट्रेशन 1 साल के भीतर नजदीकी भारतीय दूतावास में करवाया गया हो। ओके। और तीसरा और चौथा तरीका, रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन, ये दोनों सुनने में काफी एक जैसे लगते हैं। इनमें मुख्य अंतर क्या है? ये एक अच्छा सवाल है। रजिस्ट्रेशन यानी बाय रजिस्ट्रेशन मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जिनका भारतीय मूल से कोई नाता है, जैसे कोई व्यक्ति जिसके पूर्वज अविभाजित भारत में पैदा हुए थे या जिसने भारतीय नागरिक से शादी की हो। वहीं दूसरी ओर नेचुरलाइजेशन उन विदेशी नागरिकों के लिए है जिनका भारत से कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वे लंबे समय से भारत में रह रहे हैं और कुछ शर्तें पूरी करते हैं। और नेचुरलाइजेशन में एक बहुत बड़ी शर्त भी है ना? हाँ, और वो सबसे बड़ी शर्त है। नेचुरलाइजेशन से नागरिक बनने के लिए व्यक्ति को अपने मूल देश की नागरिकता छोड़नी पड़ती है। और आखिरी पांचवा तरीका है किसी नए क्षेत्र का भारत में विलय होने पर, बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। ये बहुत दुर्लभ है। मतलब अगर भारत किसी नए भूभाग को अपने में शामिल करता है तो सरकार एक अधिसूचना जारी करके वहां रहने वाले लोगों को भारतीय नागरिक घोषित कर सकती है, जैसे सिक्किम के मामले में हुआ था। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें अपनी पहचान और नागरिकता के दस्तावेजों को 2 अलग-अलग श्रेणियों में देखना चाहिए। आधार, वोटर कार्ड, पासपोर्ट जैसे दस्तावेज हमारी रोजमर्रा की पहचान के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जब नागरिकता के कानूनी दर्जे पर सवाल उठता है तो जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल के दस्तावेज या नागरिकता प्रमाण पत्र जैसे बुनियादी दस्तावेज ही निर्णायक साबित होते हैं। बिल्कुल सही। और इसी संदर्भ में एक शब्द जो अक्सर सुनने को मिलता है वो है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये समझना जरूरी है कि ये नागरिकता साबित करने की एक पूरी अलग और जटिल प्रक्रिया